सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सीसीपी और कमिश्नर लाहौर FPCCI पहुंचे हैं और FPCCI में सनतकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं। टू फुलफिल दैट विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, CM साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट में जो IG साहब की ख़ास विजन है। एंड लेट मी टेल यू द विजन इज़ टू वर्क विद द कम्युनिटी। तो आई पर्सनली बिलीव दैट द पुलिसिंग कैन नॉट बी डन अनटिल एंड अनलेस वी वर्क विद द कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, हमारा क्लाइंट अब कह लें, वो कम्युनिटी है। और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज़ दी, आप भी सब बिजनेसमैन हैं तो आप समझते हैं कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए यू गो ऑल द वे। तो इसी तरह से अब सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, तो आपकी प्लेजर, आपकी सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव दैट द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़। तो इसलिए वी लाइक नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। अब हमने एक मोटो जो बनाया है वो ये है कि एक जो कॉन्सेप्ट है पुलिस का कि पुलिस इज़ अ फोर्स, वो कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और यही हमारे IG का विजन भी यही है। वी लाइक टू टेल एवरीबडी दैट द पुलिस इज़ नॉट अ फोर्स, इट्स अ सर्विस। जैसे बाकी की सर्विसेज हैं, सड़कों की सर्विस है, बिजली की सर्विस है, सफाइयाँ होती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो पुलिस इज़ बेसिकली, so we like to make a little change in this concept by saying that the force is only for those people who need a little bit of spanking, and that is the badmash and the criminals. So let's say police is a force for the gentlemen, police is a force for the badmash and the criminals, and is a service for the gentlemen. So we are all sitting with the gentlemen, so we are a service to you all. तो मेहरबानी करके आप इसको इस तरह से लें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, you are the clients and we have to make you happy. किसी भी कम्युनिटी में, मुल्क में बिजनेसमैन की अपनी इम्पोर्टेंस है, और मैं समझता हूँ कि बगैर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किए हुए बिज़नेस नहीं हो सकता, और अच्छा बिज़नेस जब तक नहीं होगा उस वक्त तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होती। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि हम वी आर डीलिंग विद। मैं हमेशा से इस बात का प्रोपोनेंट रहा हूँ कि जो हमारी जो अपने जो हमारे पुलिस का जो बजट होता है, दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट बजट। जैसे हम सड़कें बनाते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है, तो मेरे ख्याल से पुलिस को उस डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कारोबार नहीं होंगे, बिजनेसेस फ्लरिश नहीं करेंगे। तो चूँकि हमारे भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं पुलिस के, तो वी लुक फॉर द PPP मॉडल, विच इज़ द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस भी जो है ना इस मॉडल को थोड़ा सा देखे और आपके साथ मिलके एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करने की। उसमें जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरी पोस्टिंग रही है, तो वी हैव ऑलवेज आस्क्ड द बिजनेसमैन टू लेट्स जस्ट जॉइन हैंड्स टुगेदर। एंड जैसे मैं कराची में था तो वहाँ पे एक साइट एरिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी थी, सारी आपकी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया जो था। तो वहाँ पर मैंने सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे सबको कहा कि आप थोड़े से हमें मोटरसाइकिलें दें। तो दे एक्चुअली डोनेटेड सम मनी एंड वी बॉट 35 मोटर बाइक्स। उसके बाद फिर हमने एक स्क्वाड वहाँ पे चलाया 35 मोटरसाइकिलों का, जो कि 35 मोटरसाइकिलें इकट्ठी पूरे साइट एरिया में पेट्रोलिंग करती थीं, और उनको पास हमने कुछ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी। तो इंडस्ट्रियल एरिया साइट का कराची का क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जहाँ पे वो भत्तेबाजी जैसे होती थी कराची में, तो सारे के सारे वो वी कंट्रोल दैट वे। इस तरह से फिर मैं गुजरांवाला में रहा, फिर मैं मुल्तान में रहा, फिर मैं फैसलाबाद में रहा, फिर मैं अभी लाहौर में हूँ। इवन बिफोर जब मैं DIG ऑपरेशन से लाहौर में, तो उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मेरा बड़ा लिएज़ान रहती थी, कोऑर्डिनेशन रहती थी। तो मेरे ख्याल से कि आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टुगेदर, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। आप भी चाहते हैं कि लाहौर एक अच्छे शहरों में इसका काम हो, पुलिस वहाँ पे इफेक्टिव हो, क्राइम ना हो, सोसाइटी बड़ी ज़बरदस्त हो। तो वी ऑल्सो हैव द सेम विजन, एंड द सेम विजन कैन नॉट बी फुलफिल्ड अनटिल अनलेस वी जॉइन अवर फोर्सेस टुगेदर। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं। मैं तनवीर साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें जो फिरोज़पुर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए मैंने फिर पेट्रोलिंग का भी कहा, जो लोकल SP उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन भी करवाई। हमने एक गैंग भी पकड़ा हुआ है जो कि उस एरिया में बेसिकली वारदातें करता था, उसमें हमने कुछ रिकवरीज भी करवाई। तो मुझे लगता है कि प्रॉबली जो आपके साथ वारदात हुई थी वो प्रॉबली वाज द सेम गैंग, बट लेट्स सी। इसके अलावा भी पुलिस की उसमें जो है वो अच्छी वर्किंग है। आपको मैं सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि लाहौर पुलिस पिछले 11 महीने से, जब से हमारा जो नई गवर्नमेंट के साथ एक वो KPI का नया सिस्टम चला, जिसमें कि अब KPIs बना दिए गए हैं और
لاہور پولیس ان KPIs میں ہمیشہ نیگیٹو مارکنگ پہ ہوتی تھی. تو جو جنوری 1 کو جو ایکچوئل مارکنگ تھی وہ لاہور کی -40 تھی. تو اس وقت جو آج سے جو مارچ 1 کو جو ہماری نئے KPIs جو ڈیولپ ہوئے جو تو اس میں وی آر 10+. تو ہم نے تو لاہور پولیس نے 50 پوائنٹس کا جمپ کیا ہے پچھلے 3 مہینے میں، 2.5 مہینے میں. تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سارا کچھ ہوا. اور اس میں یہ ہے کہ جو قبضہ گروپوں کے خلاف ایکشنز ہوئے اور کمیونٹی کو ہم نے ساتھ میں انوالو کر کے کمیونٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا. آپ کی جب تھپکی ہمیں ملتی ہے تو ہمیں بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے، ہم بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. بیکاز آئی بلیو جیسے کہ ایک فیملی کے وی آر اے سوسائٹی، وی آر اے فیملی، وی آر آل ریلیٹڈ ٹو ون اندر. تو ایک سوسائٹی کے اندر کچھ ہوتا ہے، بچہ وہ ذرا پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حساب کتاب میں بہت اچھا ہوتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں انہوں نے بڑا کریانے کی دکان کھلوا کے دینی ہے، ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو وکیل بنانا ہے. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کمشنر لاہور کے ہمراہ صنعت کاروں سے گفتگو کر رہے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ابھی آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو صرف کرونا کے لیے عطیوں پہ ویکسین لے رہا ہے، اور میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چین نے پاکستان کے دوست آئرن بردر ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی ویکسین لگ رہی ہے یہ چین کے عطیے سے لگ رہی ہے. حکومت پاکستان نے $1 بھی ویکسین خریدنے کے اوپر نہیں خرچ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام کرونا کے سامنے بے بس ہے. اگر 4-5 کروڑ افراد کے لیے بروقت کرونا ویکسین خریدی جاتی اور ان کی کوریج کی جاتی تو آج یہ کرونا کی تیسری لہر ہمیں اس طرح متاثر نہ کر سکتی. عمران خان نے $1 کی کرونا ویکسین نہیں خریدی. یہ یہاں پر بھی چندوں کا محتاج ہے، چونکہ عمران خان کو صرف چندے کا کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا، تو لہذا اس کے لیے بھی انہیں جواب دینا چاہیے. میں حکومت سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ہے سیکیورٹی فورم میں، اس سے قوم کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کو بلا دیا ہے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال ماڈل ٹاؤن میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس. LDA میں ڈیپوٹیشن پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. شرکاء نے ڈیپوٹیشن پالیسی کے حوالے سے تجاویز پیش کی. ڈیپوٹیشن پالیسی کو یکساں اور حقیقت پسندانہ بنانے کی ہدایت کی گئی. ڈیپوٹیشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی. سب کمیٹی 7 روز کے اندر ڈیپوٹیشن پالیسی پر حتمی رپورٹ پیش کرے گی. جوبلی ٹاؤن میں رہائشی پلاٹ پناہ گاہ اتھارٹی کو دینے کی منظوری دی گئی. رہائشی پلاٹ صرف پناہ گاہ کے قیام کے لیے ہی استعمال ہو سکے گا. LDA کا دائرہ کار دوبارہ لاہور تک محدود کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. LDA میں ڈیپوٹیشن پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. شرکاء نے ڈیپوٹیشن پالیسی کے حوالے سے تجاویز پیش کی. ڈیپوٹیشن پالیسی کو یکساں اور حقیقت پسندانہ بنانے کی ہدایت کی گئی. ڈیپوٹیشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی گئی. سب کمیٹی 7 روز کے اندر ڈیپوٹیشن پالیسی پر حتمی رپورٹ پیش کرے گی. جوبلی ٹاؤن میں رہائشی پلاٹ پناہ گاہ اتھارٹی کو دینے کی بھی منظوری دی گئی. رہائشی پلاٹ صرف پناہ گاہ کے قیام کے لیے ہی استعمال ہو پائے گا. LDA کا دائرہ کار دوبارہ لاہور تک محدود کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ کے ضمن میں باقاعدہ سمری پیش کرنے کی ہدایت، جبکہ LDA ایکٹ 1975 میں ضروری ترامیم بھی کی جائیں گی. احمد عزیر تارڑ نے ادارے کے اہم امور کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. LDA میں ڈیپوٹیشن پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. کورونا کی بات کریں، ایکسپو سینٹر سمیت پنجاب بھر میں ویکسینیشن سینٹر کو اتوار کے روز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کورونا ویکسینیشن سینٹرز کی ڈس انفیکشن کے لیے اتوار کو بند رہیں گے. اتوار کے روز بزرگ شہریوں کی صوبہ بھر میں ویکسینیشن نہیں کی جائے گی، یہ کہنا ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری کا.
एक्सपो सेंटर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स को इतवार के रोज बंद रखने का फैसला किया गया है। बताया यह जा रहा है कि इतवार के रोज तमाम वैक्सीनेशन पॉइंट्स बंद रखे जाएंगे। किसी भी सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इतवार के रोज बुजुर्ग शहरियों की सूबे भर में वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की डिसइंफेक्शन के लिए इतवार को बंद रखा जाएगा। तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और पीर से एक बार फिर से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स को डिसइंफेक्ट किया जाना है, लिहाजा इतवार के रोज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखे जाएंगे। पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद रखा जाएगा बरोज इतवार और डिसइंफेक्ट करने के बाद पीर से दोबारा से वैक्सीनेशन फाल कर दी जाएगी। एक्सपो सेंटर समेत पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर को इतवार के रोज बंद रखने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की डिसइंफेक्शन के लिए इतवार को बंद रहेंगे। इतवार के रोज बुजुर्ग शहरियों की सुबह भर में कोरोना वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी, ये कहना है महकमा प्राइमरी हेल्थ का। इतवार के रोज तमाम कोरोना सेंटर्स पंजाब भर में बंद रखे जाएंगे। कोरोना सेंटर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से इतवार को इनको बंद रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार के रोज बंद रहेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, फैसला किया गया है कि इतवार के रोज पर किसी की वैक्सीन नहीं की जाएगी, बंद रखा जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो एक्सपो सेंटर समेत पंजाब में बुजुर्ग शहरियों के वैक्सीनेशन जो है उसके लिए जो सेंटर कायम किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो तमाम सेंटर जो हैं वो कोरोना वैक्सीन के वो इतवार के रोज 21 मार्च को जो है वो बंद रहेंगे, क्योंकि इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि तमाम जो सेंटर्स हैं लाहौर में एक्सपो सेंटर समेत इनकी जो है वो डिसइंफेक्शन की जाएगी, इनकी सफाई का अमल जो है वो इतवार के रोज मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन इतवार के रोज नहीं होगी। हफ्ते के बाद पीर से जो है वो दोबारा इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा सुबह 8 से रात 8 बजे तक। हफ्ते के बाद पीर के रोज जो है वो दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर्स को फाल किया जाएगा। ठीक है जाहिद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डीसी मुदस्सिर रियाज भी बाबर हयात तारड़ के हमरा थे। आपको बता रहे हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा। जी, वैक्सीनेशन सेंटर को आज 10वां रोज़ है और 10वें रोज़ भी बुजुर्ग शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पहुँच रही है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। कल तक के जो फिगर्स थे वो शेयर किए गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 42,000 से ज़ायद जो शहरी थे उनको वैक्सीनेशन जो है वो लगाई गई। आज यहाँ दौरा किया है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने। DG PDMA के हमरा DC लाहौर की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। तमाम जो फंक्शनलिटीज़ हैं यहाँ पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। बाबर हयात तारड़ की जानिब से उनसे बात भी करते हैं। वो बताएंगे, आपने क्लेम किया कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन सेंटर है, कितनी सदाकत है? जी, ये बिल्कुल आप जहाँ मर्जी से चेक कर लें जी। दुनिया में इसकी कैपेसिटी जो सेंटर की है जी वो 20,000 वैक्सीनेशंस पर डे की कैपेसिटी है। अभी हम उस फिगर पे नहीं पहुँचे, मगर इस पे एक दिन में 20,000 लोगों की वैक्सीनेशन हो सकती है। आपको खुद पता है कि जितने काउंटर्स हैं रजिस्ट्रेशन के, कुछ लोग प्री रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं। फिर सिस्टम बड़ा अच्छा है, पहले स्क्रीनिंग फिर टीका और उसके बाद लोग थोड़ी देर रेस्ट करके चले जाते हैं। तो ये PDMA तमाम एक्सपेंडिचर जो वो कर रही है, क्या वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से भी PDMA को कोई टास्क मिला है कि बराह रास्त भी खरीदारी कर सकते हैं? नहीं, फ़िलहाल जी हम नहीं कर रहे, हमारी ये एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। फ़िलहाल वैक्सीनेशन की ख़रीदारी जो है वो हमारा महकमा सेहत भी नहीं कर रहा। वैक्सीनेशन जो है वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है। जब देखें, अब ये सेंटर जी हमारे हिसाब से अगले 6 माह चलना है। ठीक है, 6 माह से भी शायद ज़्यादा चलना पड़े, तो आस्ता आस्ता जिस तरह वक्त गुजरेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हुकूमत का फैसला हुआ उसके हिसाब से ठीक है, जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वैक्सीन की जो फैसिलिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा और NCOC के जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक ये वैक्सीन सेंटर जो है वो। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी की लाहौर चैम्बर में ताजरों से गुफ्तगू जारी है। की या शिपिंग चार्जेस की तो वो ऑटोमेटिकली कॉमर्स से रिलेट हो जाता है। आप एनर्जी की बात करते हैं तो एलएनजी टर्मिनल भी लगे हुए हैं, वो भी पोर्ट पे लगे हुए हैं। एलएनजी जहाज़ों में आती है, वो हमारे पोर्ट पे आती है। कोल पोर्ट पे आता है। लिक्विड फ्यूल जितना भी आपका है, फर्नेस ऑयल वगैरह, वो सारा पोर्ट पे आता है। तो आप डायरेक्टली एनर्जी और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं। और पावर के जितने प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए हैं वो भी पोर्ट कासिम में लगे हुए हैं, तो आप पावर से भी रिलेटेड हो जाते हैं, बिकॉज वो पोर्ट कासिम के इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हैं। इंडस्ट्रीज पोर्ट कासिम में स्टील मिल लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, और फिर जो बंद पड़ी है वो भी पोर्ट कासिम में लगी है, और जो चल रही है वो भी, और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब जितनी बड़ी बड़ी वहाँ लगी है। तो वो बाकी इंडस्ट्रीज से भी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से भी हमारा राब्ता, माने कनेक्शन बन जाता है। सो देयरफॉर आप जो भी एफबीआर, कस्टम्स की 90% कलेक्शन ही होती है पोर्ट्स पे, क्योंकि सारी की ट्राई 80-90% ऑफ योर ट्रेड इज थ्रू द पोर्ट्स, बल्कि 95% इज थ्रू द पोर्ट्स। और आधे लोगों को ये पता ही नहीं कि कस्टम्स जो है वो एफबीआर के अंडर है, या कलेक्टर कस्टम साहब, चीफ कलेक्टर कस्टम साहब आए हुए ना। तो अब लोगों को वो फोन हमें कर रहे होते हैं कि जी देखें अब इनसे हमारा क्या ताल्लुक है। मैं आपको क्लियर कट, इन्होंने इनके किसी कस्टम्स लगा देती है किसी कंटेनर के ऊपर, जी ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। इनका कस्टम्स का और इंपोर्टर का एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है और कोर्ट चला जाता है। अब वो 6-7 महीने 8 महीने कोर्ट में केस चलता है। 8 महीने के बाद अगर ये ठीक थे तो ठीक हो गया, फिर हमारे को फोन नहीं आता। लेकिन अगर कस्टम्स केस हार जाती है तो इंपोर्टर मुझे फोन करता है ढूंढ ढांड के, वो कहता है जी 8 महीने से मेरा कंटेनर जो है कस्टम्स से रोका हुआ था और मैं केस जीत गया हूं, लेकिन अब ये कंटेनर पे जी 2 करोड़ रुपए की डैमेज लग गई है, जी आप वेव ऑफ कर दें। तो मैं कैसे वेव ऑफ कर दूं? कंटेनर तो इंडिपेंडेंट कंटेनर टर्मिनल्स हैं। सो इससे डायरेक्टली हम कस्टम से साथ भी हमारा सारा दिन कोई ना कोई राब्ता रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैलेंजेस हैं। इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मैंने जितना हमने अपनी तरफ से किया, कुछ हुए एड्रेस, कुछ नहीं भी हुए एड्रेस, क्योंकि उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ व्हील्स विद इन व्हील्स, माने बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब कंटेनर महंगे हो गए दुनिया में। वो राइस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये अभी भी फोन कॉल पे कॉल और ये प्रॉब्लम आ रही है, और पिछले हफ्ते कैबिनेट में भी एक सवाल उठा था कि जी कंटेनर महंगे हो गए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका, यार प्रेसिडेंट साहब मैं भूल जाऊंगा, बहुत याद करके आया हूँ, आपको पता है मैं इतना गर्म नहीं हूँ आपकी जैसे, तो याद करना पड़ता है, अभी भी भूल रहा हूँ। सबक याद करके आया हूँ भाई साहब। वो क्या देखे ना, राइस, हाँ राइस एक्सपोर्टर, थैंक यू अमीन भाई, ज्यादा कल अपना असलम भाई। तो अब वो कंटेनर पहले जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा थी तो खाली कंटेनर जा रहे होते थे, तो जिसका कंटेनर खाली जा रहा है वो। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी ताजरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब आपको बताएं कि हुकूमत को कमा कर देने वाले सरकारी इदारे खुद पाई को तरस गए हैं। हुकूमत की जानिब से कम बजट मिलने पर सरकारी इदारे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा कितनी ग्रांट डिमांड की गई है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ किसी एक महकमे की बात नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सूबाई महकमे ऐसे हैं जो कि माली बहरान का शिकार है, और आए रोज़ इन महकमों की तरफ से हुकूमत पंजाब को समरीज़ अरसाल की जाती हैं कि उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाए, ताकि वो इंतज़ामी और माली जो वसाइल का शिकार है उसमें कम अज़ कम इंतज़ामी तौर पर तो अपने अखराजात जो है वो उठा सकें। लेकिन अब इसमें महकमा एक्साइज़ जो कि कमाई करने वाला एक महकमा है हुकूमत पंजाब को, अब वो भी बजट से महरूम है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा के बायस बजट जो है बहुत कम दिया गया सूबाई इदारों को। अब इस
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक समरी अरसाल की गई महकमा खजाना पंजाब को कि उनको 80 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाए ताकि वो जो इंतज़ामी तौर पर उनके अखराजात हैं उनको मीट कर सकें। लेकिन अब इस पर महकमा खजाना पंजाब ने एतराज़ात लगाए क्योंकि सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी है, लिहाजा इसको मज़ीद कम किया जाए इस अमाउंट को। अब इस पर महकमा एक्साइज ने इस अमाउंट को 45 करोड़ रुपये तक कम किया और इसमें अब एक नई समरी उनको अरसाल की ताकि वो अपने महकमाना जो अखराजात हैं वो उठा सके। अब इसमें एक पेट्रोल की मद में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं सूबाई महकमों के अंदर और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल हैं और मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड चार्जेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस और मुख्तलिफ ऐसे टेलीफोन के बिल और दीगर चार्जेस जो हैं वो शामिल होते हैं, जो कि अब इस वक्त ना सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन बल्कि दीगर सूबाई महकमे भी इस बजट के हवाले से मुतासरीन हैं। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। देखते रहें सिटी 42।